इंडिया में हर साल 300 से 400 लोगों की डेथ होती है रेबीज नाम की बीमारी से। पिछले ही साल 2022 में इंडिया में 307 लोगों की रेबीज से डेथ हुई है और अभी रिसेंटली 5 सितंबर को एक 8 साल के लड़के की रेबीज से डेथ हुई है गाजियाबाद में। दोस्तों, ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी है, फैटल बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये रेबीज क्या है, क्यों होता है, किससे होता है, किस किस के काटने से हो सकता है, इसका क्या इलाज है, क्या बचाव है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। Rabies is one of the most terrifying diseases known to humans. And if the symptoms develop, you need medical attention or you're going to die. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेबीज क्या है, कैसी बीमारी है। ये एक वायरल डिजीज है जो कि वायरस के फैलने से होता है, वायरस के द्वारा होता है। लिस्सा वायरस नाम का एक जीनस है जो कि रैप्टोविरिडी फैमिली का होता है। उस वायरस के रेप्लिकेशन से ही होता है। कोई जानवर है जिसको कि रेबीज है, उससे आपका कॉन्टामिनेशन हो गया, यानी कि उसका सलाइवा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में या आपके ब्लड में मिल गया, या उसका सिक्रेशन, कोई भी सिक्रेशन हो सकता है, वो यूरिन हो सकता है, वो सलाइवा हो सकता है, और जो भी बॉडी में सिक्रेशन है, स्वेट है, वो हो सकता है। तो कोई भी सिक्रेशन आपके अगर बॉडी में जाता है तो ये वायरस वहाँ से ट्रांसमिट होकर नर्व के द्वारा आपके ब्रेन में पहुँचता है। ब्रेन में जाकर वहाँ पर ये रेप्लिकेट करता है, अपनी की संख्या बढ़ाता है, अपनी जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं ब्रेन के, उनको डैमेज करता है। डैमेज करने के बाद उनकी सूजन को बढ़ा देता है। धीरे धीरे करके ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसमिशन की, यानी कि ये बीमारी एक दूसरे में कैसे फैलती है। तो कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब कि आदमी को अगर किसी को रेबीज है तो दूसरे आदमी को उससे नहीं हो सकता है। ये जानवरों से ही ह्यूमन में आता है। अब जानवरों में ये कॉमनली डॉग से होता है, डॉग बाइट से होता है। 90% ज़्यादा केसेस डॉग बाइट की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये कैट, बैट, रैट और जंगली जानवर जैसे कि फॉक्स हो गया, जैसे कि मंकीज हो गए, मैनक्यूज हो गए, तो इन सबसे भी ये हो सकता है। तो कोई भी जंगली जानवर हो या कोई भी कैट हो जो कि डोमेस्टिक ना हो, जो वैक्सीन ना लगी हो, वो इसका खतरा लेके घूमती है। ये जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके सिक्रीशंस, उसका सलाइवा, उसका यूरिन और बॉडी के सिक्रीशन से उनको आपके ब्लड में मिलने से, या आपको म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपकी जो मुंह के अंदर की झिल्ली है, आपके नाक के अंदर का एरिया है, आपका आइनस यानी लैट्रिन के रास्ते का जो एरिया है, आपका जो यूरिथ्रा है यानी कि जहाँ से पेशाब होता है वो रास्ता, वजाइना का रास्ता, ये सारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर सलाइवा के टच होने से, सिक्रीशन के टच होने से या आपके ब्लड में मिलने से ये हो सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि रेबीज के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी रेबीज हो, किसी भी डॉग के रेबीज है, उसने अगर आपको काट लिया है तो उसके 1 हफ्ते से लेके 3 महीने के बीच का टाइम लग सकता है रेबीज का सिम्टम आने में। तो बहुत जल्दी अर्लीस्ट जो सिम्टम देखा गया है वो 5 दिन के अंदर देखा गया है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा सीवियर काट लिया है, सर के पास काट लिया है, तो 5 दिन के अंदर देखा गया है। और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो देखा गया है 8 साल देखा गया है। मतलब ऐसा भी केस देखा गया है कि 8 साल पहले किसी कुत्ते ने काटा है और अब जाके उसको रेबीज सिम्टम आया है। वायरस की नर्व के अंदर होकर धीरे धीरे करके ब्रेन तक पहुँचता है, तो उसमें टाइम लग सकता है। जितना अप्रोक्सीमेट काटा होगा सर के पास, यहाँ अगर काटा होगा और यहाँ काटा होगा, तो यहाँ के वाले काटने के सिम्टम जल्दी आएंगे और यहाँ वाले काटने के, पैर में, एड़ी में काटने के सिम्टम देर से आएंगे। तो शुरुआती लक्षण होते हैं, उनमें बुखार आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, हाथ पैर में, सर में दर्द रह सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, थकान रह सकती है। कुछ दिन के बाद सिम्टम बिगड़ते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है, नींद और सुस्ती ये बढ़ती जाती है। बच्चा या बड़ा जिसको भी रेबीज है उसको उठाओ तो उठता नहीं है, जगता नहीं है, और एजिटेटेड सा, चिड़चिड़ा सा, परेशान सा वो दिखता रहता है। हाथ पैर में वीकनेस बढ़ सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। फिर सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ते हैं तो 2 बहुत कॉमन और बहुत ही कार्डिनल फीचर देखे गए हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया, मतलब पानी से डर और हवा से डर। अगर रेबीज के पेशेंट के पास आप पानी लेके जाएंगे तो पानी को देख के डरेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, पानी को पिएगा नहीं। और साथ में अगर फैन लेके जाएंगे, उसके आँखों के आगे फैनिंग करेंगे तो वो उसका स्पास हो जाएगा, सांस घुटेगी उसकी, और बच्चा डरेगा या बड़ा जो भी है पेशेंट है वो डरेगा उससे। तो हवा से और पानी से दोनों से डरने लगता है पेशेंट। ये चीज़ ऐसी है, अगर ये चीज़ दी गई तो रेबीज कंफर्म होता है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगते हैं, पेशेंट की सुस्ती और उसकी जो ड्राउजीनेस है वो बढ़ता जाता है और कोमा की हालत में पहुँच जाता है। सांस लेना, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और हॉस्पिटल में जाने से 3 से 7 दिन के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो मेनली डायग्नोसिस बनती है वो क्लिनिकल फीचर्स और हिस्ट्री, मतलब डॉग ने काटा है उसके बाद ये सिम्टम आते हैं तो क्लिनिकली डायग्नोसिस बन जाती है।
डायग्नोसिस कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंफर्म करने के लिए हम लेकिन RT-PCR करा सकते हैं। रेबीज वायरस का RT-PCR होता है, सलाइवा से हो सकता है, ब्लड से हो सकता है, सिक्रेशन से हो सकता है, और कभी कभी एपिडेमियोलॉजिकल रीजन से पेशेंट की ऑटोप्सी करते हैं, यानी पोस्टमार्टम में ब्रेन का टुकड़ा लेके उसकी जांच भी करके उससे भी ये कंफर्म होता है। यहाँ पर MRI का, ब्लड इन्वेस्टिगेशन का, इन सबका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है और उससे भी डायग्नोसिस में फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार सिम्टम्स अगर आ गए तो फिर ना वैक्सीन भी काम करती है, ना इम्यूनोग्लोबुलिन भी काम करती है, ना कोई एंटीवायरल ड्रग काम करती है, ना अभी तक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिस पर की गई है उसका कोई खास रोल देखा गया है। इस बीमारी को 100% फैटल यानी कि 100% जानलेवा माना जाता है, क्योंकि लाखों केस दुनिया में अब तक हुए हैं, उनमें से सिर्फ 28 लोग अब तक से बचाए जा सकते हैं। 28 लोग सिर्फ बचे हैं। जो बचे भी हैं वो भी नॉर्मल नहीं है, कोई पैरालाइज है, कोई अभी तक कोमा में है, किसी की डिसेबिलिटी में डेथ हो गई, अपंग रह गए, तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ है जो बिल्कुल नॉर्मल हुआ हो बचने के बाद। इसीलिए इसका प्रिवेंशन, इससे बचाव ही अल्टीमेट रास्ता है, अल्टीमेट इलाज है इसका। इसका डिटेल प्रिवेंशन है, उसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, आप आई बटन जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ वैक्सीन का शेड्यूल बता देता हूँ, वैक्सीन कब देना है, कितना देना है। दोस्तों सबसे पहले कैटेगरी बनाती है जिसमें कि जानवरों का सलाइवा आपके इंटैक्ट स्किन पे लीक हो गया है, कोई भी खरोच नहीं है, किसी तरह का घाव नहीं है, कहीं ब्लीडिंग नहीं हुई है, आपकी जो नॉर्मल स्किन है उसमें बस सलाइवा लग गया है, जानवर ने आपको चाट लिया है। इस केस में किसी भी तरह की वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा केस ये होता है कि जानवर ने आपको खरोच दिया है या दांत मार दिए, लेकिन अब तक ब्लीडिंग नहीं हुई है, ब्लड नहीं निकला है, कैटेगरी 2 में आता है। यहाँ पर आपको वैक्सीन लगवानी है, इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत नहीं है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पर कि जानवर ने आपको काटा है या खरोचा है और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या फिर जानवर का सलाइवा जानवर ने चाट लिया है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर, जो मैंने पहले वीडियो बताया है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे चाटने पे और ब्लीडिंग पे कैटेगरी 3 में आ जाते हैं। कैटेगरी 3 में वैक्सीन भी चाहिए और इम्यूनोग्लोबुलिन भी चाहिए, दोनों आपको लगवाना है। वैक्सीन का जो शेड्यूल है लगाने का वो होता है 0 डे, मतलब जिस दिन काटा है उसी दिन, और डे 3 यानी कि तीसरे दिन, डे 7 यानी कि 7वें दिन, और एक डोज 14 से 28 दिन के बीच में आप कभी भी लगवा लें, ये कंप्लीट डोज होता है। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको डे 1 पे जिस दिन काटा है उस दिन जो घाव है, घाव के आसपास ही सबसे ज़्यादा लगाते हैं, घाव पे ही लगता है वो, उसके लिए आगे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो घाव है, वुंड केयर है, उसकी कैसे केयर करनी है, अपने को डॉग के काटने से कैसे बचाना है, वो सब डिटेल वीडियो में अवेलेबल है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। दोस्तों छोटी सी वीडियो थी लेकिन काम की थी, शेयर करिए इसको मैक्सिमली और देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।